नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान, श्री राम गोपाल गौड़िया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे जो पहले वाला वीडियो आया था, उस वीडियो में हमने वनोन्मूलन के कारण, परिणाम, इनके बारे में जानकारी की थी। आज के इस वीडियो में हम निम्नलिखित जो पॉइंट लिखे हैं इन पॉइंट के आधार पर इस पाठ का विश्लेषण करेंगे। तो सबसे जैसे पहला पॉइंट है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति से यहाँ से तात्पर्य ये है कि कोई प्रजाति, जीव जंतु जो विशेष क्षेत्र में ही पाया जाता है उसे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहा जाता है। हर जगह की जलवायु अलग होती है, मौसम अलग अलग प्रकार का होता है, तो अलग अलग जलवायु कई इस प्रकार की विशेषता होती है कि वो जीव जंतु उसी स्थान पर ही पाए जाते हैं, अन्य किसी और जगह पर वो पूर्ण रूप से नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे जीव जो विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं उन्हें विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहा जाता है। इसके बाद में जैसे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति के रूप में जैसे ये पंचमढ़ी जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है उसमें जंगली आम है, वो केवल उसी क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। और विशाल भारतीय जो गिलहरी है और उड़ने वाली जो गिलहरी होती है वो भी इसी क्षेत्र में ही पाई जाती है, पंचमढ़ी जैवमंडल क्षेत्र में। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं वन्य प्राणी अभयारण्य। वन्य प्राणी अभयारण्य से मतलब यह है कि आरक्षित वनों की तरह ही जो आरक्षित वन होते हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार का वनों को काटना, अवैध रूप से घूमना, वो सारा प्रतिबंधित रूप देता है। उसी प्रकार वन्य प्राणी जो अभयारण्य होते हैं उसमें भी वो भी सुरक्षित और सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पर भी प्राणियों को मारना या शिकार करना तो पकड़ना पूर्ण रूप से निषिद्ध रहता है, और ऐसा करने पर वहाँ पे दंडनीय अपराध उसको माना जाता है। तो ऐसा स्थान जहाँ पर वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं सुरक्षित रहते हैं उन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ से तात्पर्य ये है कि वह विशाल आरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पर पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण करने में ये पर्याप्त है। राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जैसे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि ये जो उद्यान है, ये उद्यान इतना विशाल और आरक्षित है कि यहाँ के पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण करने में ये सभी पूर्ण रूप से पर्याप्त है। ये वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह प्रथम आरक्षित वन है, और यहाँ पे सर्वोत्तम किस्म की टीक जिसे अपन सागौन कहते हैं वो यहाँ पे पूर्ण रूप से पाई जाती है। इसके अपन जब आगे बढ़ते हैं तो सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है, उसके बारे में ये है कि इसमें प्रोजेक्ट टाइगर है। तो वैसे जो टाइगर है, बाघ है, उसकी संख्या में निरंतर कमी आ रही है। ये इन पे संकट आया हुआ है क्योंकि इनकी जो संख्या है वो निरंतर रूप से अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय बाघ क्षेत्र है वहाँ पे या जंगल है वहाँ पे इनकी संख्या है वो निरंतर कम होती जा रही है। लेकिन जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर इन की संख्या निरंतर रूप से बढ़ रही है। तो वो ऐसे क्षेत्र, ऐसे जीव जंतु जिनकी संख्या निरंतर एक निश्चित क्षेत्र संख्या से कम होती है उन्हें संकटात्मक
प्रजाति कहा जाता है। और ऐसे प्रजाति जो पूर्णतः इस धरती में है ही नहीं, जो पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है, उन्हें विलुप्त प्रजाति कहा जाता है। तो वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर पर से कम होती जाती है, तो उन्हें तो जैसे संकटापन्न प्राणी या स्पीशीज कहा जाता है। और जैसे कि काली हिरण, गुलाबी कलर वाली बतख, इस प्रकार के जीव जंतु है जो जैसे श्वेत आंखों वाले हिरण होते हैं, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल, ये आदि संकटापन्न प्राणी प्रजातियों के अंदर आते हैं। इनकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है। तो अपने संकटापन्न और विलुप्त के बारे में पढ़ा कि विलुप्त प्रजाति किसे कहते हैं? वह प्रजाति जो पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी है, उसका कोई अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है, जैसे कि डायनासोर वो विलुप्त हो चुका है। और संकटापन्न प्राणी के अंदर वो है कि जिसमें वो अपनी निश्चित संख्या से उनमें कमी आ रही है और वो विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गए, उन्हें संकटापन्न प्रजाति कहा जाता है। रेड डाटा पुस्तक, रेड डाटा पुस्तक क्या होती है? रेड डाटा पुस्तक वो होती है इसमें सभी संकटापन्न जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों प्रजातियों का इनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उन्हें संकटापन्न रेड डाटा पुस्तक कहा जाता है। इसमें पशु पक्षियों के लिए और जीव पेड़ पौधों के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक होती है। इनमें सभी जीव जंतुओं का जो विलुप्त होने के कगार में संकट, जिनके संकट आया है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रवास, प्रवास यहाँ से यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके रहना प्रवास कहलाता है। जलवायु में जैसे परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी होते हैं, जो विदेशी पक्षी होते हैं या ये अपने पक्षी होते हैं जो पहले वहाँ पे बाहर गए हुए रहते हैं दूसरे इलाकों में, वहाँ से वो वापस अपने इलाकों में प्रवास के लिए आते हैं। तो प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों में एक निश्चित स्थान या निश्चित समय पे उड़कर आते हैं और वो यहाँ पे अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन हेतु अनुकूल नहीं रहता है। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों से लंबी यात्राएं करते हैं, उन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है। ये बहुत अधिक दूरी तक ये यात्राएं स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते हैं। कागज का पुनर्चक्रण, कागज का पुनर्चक्रण से तात्पर्य ये है कि कागज है, आप सबको पता है कि कागज का निर्माण किस प्रकार होता है, कागज कैसे बनता है। कागज पेड़ों से बनता है और जितने अधिक धरती में पेड़ होंगे उतनी ही ज़्यादा कागज का अपन आसानी से उपयोग कर पाएंगे। और लेकिन अगर ये पेड़ पौधों में अगर संकट आया तो कागज में भी कमी आएगी और जितना अपन इनका उपयोग करें वैसा उपयोग अपन इनका नहीं कर पाएंगे। तो 1 टन कागज की आपूर्ति के लिए, जैसे 1 टन कागज होता है, उसको बनाने के लिए कम से कम 17 जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको काटना पड़ता है। 17 पेड़ से 1 टन कागज बनता है। तो हमें जैसे अपन इन कागज़ों का जितना अपन इनका ज़्यादा उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, तो पेड़ों पर उतना ही संकट आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि कागज का अपन सही अनुपात में सही रूप से इनका सदुपयोग करेंगे तो पेड़ों को अपन बचा पाएंगे। तो कागज का सही रूप से सदुपयोग अपन किस प्रकार कर सकते हैं? तो इसका सही रूप से सदुपयोग अपन कागज का जो चक्रण होता है 5 से 7 बार एक कागज का अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब कागज में कोई चीज लिखी हुई है, वो कागज आपने उसको ऐसे कूड़ादान में डाल दिया या कहीं कचरे में जला दिया और जला दिया तो वो कागज नष्ट हो गया। लेकिन उसी कागज को जो पड़ा है उसको अपन रद्दी वाले वापस वो फैक्ट्री में जाता है, रद्दी बन के
वापस नया कागज बन के तैयार होता है। इस प्रकार इनका कागज का पुनर्चक्रण 5 से 7 बार ये वापस पुनः रिपीट होके वापस काम में आ सकता है। तो इस प्रकार हम पुनर्चक्रण के माध्यम से कागज को भी बचा सकते हैं और पेड़ पौधों को भी बचा सकते हैं। अभी का जो समय है वो डिजिटल इंडिया में चल रहा है, तो इसमें पेपरलेस हर जो चीज़ है उसको पेपरलेस बनाया जा रहा है। जैसे बड़ी बड़ी जो ऑफिसें होते हैं उनमें कागज की जगह पे अब डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ने उनका रूप ले लिया। जैसे बिना पेपर के ही सोशल मीडिया है या टेक्नोलॉजी है, जो उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार इन कागजों को अपन बहुत अधिक मात्रा में अपन इनका उपयोग बचा सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। पुनर्वन से मतलब यहाँ पे जिस प्रकार कागज को अपन पुनर्चक्रण करते हैं वैसे ही वनों का भी अपन पुनर्वन रोपण कर सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग की औद्योगिक धंधे विकसित करने के लिए लोग जंगलों को जगह के लिए उनको काटा जाता है और उनको काटने के बाद में उस जगह पर पेड़ों की संख्या में निरंतर कमी होती आ रही है और पेड़ों की निरंतर कमी के कारण है जो प्रदूषण की मात्रा वो बहुत अधिक बढ़ गई है। तो इस प्रकार अगर ये पेड़ों को काटते रहें तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जिस दिन ये धरती वो पेड़ों विहीन हो जाएगी और मनुष्य का जीवन है वो संकट की स्थिति में आ जाएगा। तो पेड़ों को काटना अति आवश्यक है, तो उसके लिए उसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं। जिस पेड़ को काटा जाता है उसी पेड़ को, उसी प्रजाति के पेड़ को वापस लगा दिया जाए दूसरा पेड़, तो वो पेड़ भी बचा रहेगा। वो पेड़ की जो प्रजाति है वो नष्ट होने से बच सकती है, उसके जैसा ही पेड़ वहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार पेड़ों को काटने पर उसी प्रजाति के पेड़ वापस वहाँ पे लगा दिया जाए, तो पेड़ों को प्रजाति सहित पेड़ों को अपन बचा सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया भविष्य अपन दे सकते हैं। तो आज के लिए इस पाठ में बस इतना ही। यह पाठ अपना आज पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन किसी अलग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।